स्टार्टिंग से ही चाइना करप्शन के लिए जानी जाती है। ये कंट्री किसी की भी हत्या करवाने में पीछे नहीं हटती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। देखिए, कहने के लिए जो चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप को बोलती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस बात को पूरी तरीके से सच मानने से इनकार करती है। चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी कमज़ोर कंट्री को अपने अंडर लाती है एंड उस पर अपने हिसाब से रूल करना चाहती है। देखिए, भले ही चाइना एक डेवलप कंट्री क्यों ना हो, बट दोस्तों एक आए दिन डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डार्क ट्रूथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट इज टोटली किलिंग डेमोक्रेसी। एज वेल, कैसे अपने वादे से मुकर कर चाइनीज गवर्नमेंट ने हांगकांग को अपने अंडर कर लिया। हर एक पॉइंट पे नजर डालेंगे, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ये बात तकरीबन 200 साल पहले की है, जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल करते थे एंड दोस्तों चाहते थे कि चाइनीज गवर्नमेंट अपनी चाय पत्ती एंड सिल्क इनको सेल करे बहुत ही कम दामों पे, और दोस्तों जो ब्रिटिश हैं अदर कंट्रीज में इसकी सेलिंग करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सके। दोस्तों, अपने इस प्रस्ताव को जब ब्रिटिश चाइनीज गवर्नमेंट के पास लेकर गए तो पूरी तरीके से चाइना ने इसको नकार दिया। अब दोस्तों ब्रिटिश के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए इन्होंने सभी इंडियन पीपल से जबरदस्ती अफीम की खेती करवाई। अफीम ग्रो करवाने के बाद दोस्तों फोर्सली फ्री में इंडियन पीपल से अफीम छीन लेते, उसके बाद चाइना में सेल करते। जो चाइना के लोग थे अफीम के बदले इनको चाय पत्ती एंड सिल्क देते, और इसी के कारण दोस्तों लगातार ब्रिटिश काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। दोस्तों इस चीज से ब्रिटिश को तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन चाइना को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। इसलिए दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने दोस्तों अफीम को पूरी तरीके से चाइना में इलीगल कर दिया। एंड अब दोस्तों ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इनकी जो सारी प्लान थी पूरी तरीके से फेल्ड हो गई। एंड इसलिए दोस्तों 1839 से 1842 के बीच में ब्रिटिश एंड चाइना के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम दोस्तों फर्स्ट अफीम वॉर के नाम से जानते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर चाइनीज गवर्नमेंट को अपना हांगकांग गंवाना पड़ा एंड ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों 1856 में हुआ फिर से इनके बीच में युद्ध हुआ, वहां पर भी दोस्तों चाइना काफी ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। हम इंडियन से ज्यादा उनके बारे में और कौन जान सकता है। दोस्तों ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में लगातार युद्ध हुए, लेकिन इसका कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। लगातार दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का ही लॉस हो रहा था। इसलिए दोस्तों 1898 में दोनों ही के बीच में समझौता हुआ, जहां पर दोस्तों ब्रिटिश ने कहा कि अगले 99 ईयर तक हांगकांग उनके कब्जे में रहेगा, उसके बाद ब्रिटिश उसको लेव कर देंगे एंड चाइनीज गवर्नमेंट देन उस पर रूल कर सकती है। अपने वादे के मुताबिक जब दोस्तों 1997 में हांगकांग को छोड़कर ब्रिटिश जाने लगे, तो आगे कंपनियां ने अनुरोध किया, क्योंकि दोस्तों देखिए हांगकांग एक बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बन चुकी थी, वहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज थी। एंड दोस्तों सभी कंपनियों के ओनर ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट किया कि चाइनीज गवर्नमेंट का रूल कैसा होगा उन्हें नहीं पता, हो सकता हो चार्जेस ज़्यादा ले एंड हो सकता हो टैक्सेस ज़्यादा ले, इसलिए पहले आप इसके बारे में समझौता कर लीजिए। इसलिए दोस्तों सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब ब्रिटिश एंड चाइना के बीच में मीटिंग हुआ, तो वहाँ पर यह फैसला लिया गया कि अगले 47 ईयर तक चाइनीज गवर्नमेंट हांगकांग पे रूल नहीं कर सकती है। एंड तब तक सभी कंपनी अपना अपना रास्ता देख ही लेंगी, क्योंकि 47 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों चाइना ने इस पर पूरी तरीके से एग्रीमेंट दे दिया कि अगले 47 ईयर तक चाइना इस पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं करेगी, यानी यहाँ के अपने अलग इलेक्शन होंगे एंड चाइनीज गवर्नमेंट का कोई भी छेड़छाड़ इस पर नहीं होगा। बट दोस्तों आपको पता है कि चाइना के सामान एंड इनके वादे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ, चाइना लगातार अपना वादा तोड़ ही रहा था, तो उसके लिए ये वादा तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी। एंड गाइस चाइना 2014 के बाद से ब्रिटिश का जो भी वादा दिया था उसको तोड़ दिया एंड हांगकांग पे अटैक कर दिया। इनका सिंपल से एक ही फंडा था कि हांगकांग को अपने अंडर किया जाए। सारी कोशिशों के बाद दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट इस पर सफल हुई एंड दोस्तों इस पे अपने कम्युनिस्ट पार्टी का कोई एक मेंबर को इस कंट्री का हेड बना दिया। तो पूरी तरीके से वहां पर भी लोग डेमोक्रेसी को किल करने लगे, क्योंकि वहां भी अपने हिसाब से हर एक कानून बनाते हैं, हर एक लोग जिनका प्रोटेस्ट करता है उनको बड़ी से बड़ी सजा देते। देखिए चाइना में भी हर 5 साल बाद इंडिया की तरह इलेक्शन होते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है। बट तो सिर्फ इलेक्शन होने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को 5 ऐसे सिस्टम इनके बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट बिल्कुल झूठ बोलती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट।
देखिए दोस्तों, चाइना में बस एक ही लीगल पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई भी लीगल कम्युनिटी लीगल पार्टी नहीं है और इसलिए दोस्तों लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि अपने अलग लीडर को चुने। बेशक ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों के साथ गलत करे या फिर दोस्तों उनके ऊपर करप्शन फैलाए, कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर। आप नए लीडर को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों जब दूसरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा रहेगा तो दोस्तों आप कैसे किसी को सिलेक्ट करेंगे। एंड दोस्तों इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होता है तो तकरीबन 95% वोट इन्हीं के पक्ष में जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई लीगल पार्टी है ही नहीं तो तुम ही जीतोगे। देखिए दोस्तों, जो वहाँ की मीडिया है चाइना की, वो दोस्तों पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। वहाँ की मीडिया गवर्नमेंट के विरोध में कोई चीज़ें दिखा नहीं सकती है, न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल नहीं छप सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भारी से भारी सजा दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो वहाँ के नागरिक है उनको भी अलाउ नहीं कि सरकार के विरुद्ध कोई चीज़ बोले एंड सरकार के प्रोटेस्ट में कोई भी कदम उठाए। अगर दोस्तों ऐसा करते तो उनको नागरिक के रूप में प्रतिबंधित कर दिया जाता है एंड उनके ऊपर बड़े से बड़े जुर्माना लगा दिया जाता है। इसलिए दोस्तों कोई साहस भी नहीं करता कि चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोले। चाइना के जो लोग हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है कि अगर वो सरकार के प्रोटेस्ट में बोले एंड उनको पनिशमेंट मिले उससे वो बच सके। हाँ, उनके पास एक राइट जरूर होता है कि अपने प्रॉब्लम को चुपचाप सहें एंड सरकार के विरुद्ध कोई भी कदम ना उठाएं। चाइना में क्या होता है कि चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में इनकी कानून रहती है एंड चाइनीज गवर्नमेंट जो चाहती है वही होता है। मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी जो भी चाहेगी वहाँ के लोग के साथ एंड उनके विरुद्ध जो भी इलेक्शन में खड़ा हो उनके साथ कुछ भी गलत करवा सकती है। एंड इसलिए दोस्तों कोई भी इनके प्रोटेस्ट में खड़े होने का हिम्मत नहीं करता है। कुल मिला के दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि इनके खिलाफ कोई ना बोले, कम्युनिस्ट पार्टी चाहे गलत करे या फिर सही करे वही मानना है एंड उनको ही बार बार गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट करना है। देखिए जो वहाँ की कानून है, वहाँ की जुडिशरी है, इसको पूरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एंड वहाँ पर दोस्तों इसको बिल्कुल भी फ्री नहीं रखा गया है। एंड दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ के जजेस को नियुक्त करती है। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी इनके विरुद्ध खड़ा होता है तो दोस्तों जो वहाँ के जजेस होते हैं उनको बहुत ही भारी भारी पनिशमेंट देते हैं, जिसके कारण दोस्तों कोई हिम्मत नहीं करता इनके खिलाफ खड़े होने का। अब आप खुद ही समझ सकते कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार चाइनीज गवर्नमेंट करती है। एंड दोस्तों वहाँ के लोग बिल्कुल हैप्पी फील करते हैं। अब वो अलग बात है कि बाहर से ही हैप्पी हैं, बट दोस्तों हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर आप हैप्पी नहीं है तो इट डजेंट मैटर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनके विरुद्ध एक भी आवाज़ उठाएं तो आपकी आवाज़ गिरा दी जाएगी। देखिए हमारे इंडिया में क्या होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक लीडर को सिलेक्ट करने का अधिकार लोगों के पास होता है। बट दोस्तों चाइना में इसका जस्ट अपोजिट है। बस आप कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने दीजिए, उसके बाद वह डिसाइड करती है कि स्टेट लेवल पे कौन रूल करेगा एंड दोस्तों उसके अपर लेवल पे कौन रूल करेगा, जजेस को कौन नियुक्त करेगा। इवन दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को ये डिसाइड करती है, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ये डिसाइड करती है। यानी लोगों के पास कुछ भी अधिकार नहीं होता है, बस आपके पास एक ही राइट जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया कि स्पेशली ये 5 पॉइंट, अब दोस्तों इसके बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे ना कि ये पूरी तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। भले यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, चाहे चाइनीज गवर्नमेंट खुद को कितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ले, बट दोस्तों कभी भी जो भी डेमोक्रेसी का थोड़ा सा भी डिफिनेशन जानता है वो कभी भी इसको दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेगा। जिस हिसाब से जो चाइनीज लोगों के ऊपर करप्शन किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करते हैं, जो उनके हित में बोलते हैं उनके ऊपर कोई करप्शन नहीं है। अगर आप उसके अनित में बोलोगे तो ज़रूर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पनिशमेंट लगाए जाएंगे एंड आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। खैर दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सब इन्फॉर्मेशन थी। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखिए किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने हांगकांग को अपने अंडर कर लिया, वहाँ पर भी ये लोग डेमोक्रेसी को किल कर दिए एंड अपने हिसाब से रूल चलाने लगे। चाइनीज गवर्नमेंट का डार्क सीक्रेट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है शूट करने में, एडिट करने में, तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए चाहिए। आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।